नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम बीए थर्ड ईयर के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हम आज अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के जो विदेश नीति है उसके बारे में अध्ययन करते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विदेश नीति है वो किस प्रकार की है और किन चीज़ों को वो ध्यान रखता है और उसके जो विदेश नीति है उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है और उसके मूल उद्देश्य क्या होते हैं, इस पर हम बात करते हैं। तो समय के हिसाब से जो उद्देश्य हैं वो थोड़ा बहुत चेंज होते रहते हैं और निर्धारक तत्व तो बेसिकली सबके लगातार एक जैसे ही रहते हैं, पर उनमें भी परिवर्तन थोड़ा सा होता रहता है। आज हम इस पर अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विदेश नीति है उसके मूल रूप से जो निर्धारक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनकी जो भौगोलिक स्थिति है उस पर हम दृष्टि डालते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से यदि हम देखें तो अमेरिका के उत्तर दक्षिण में जो देश हैं वो निर्बल देश हैं, यानी कि कमज़ोर देश हैं। इस वजह से उधर से उसको ज़्यादा समस्या नहीं रहती है। दूसरा, पूर्व और पश्चिम की तरफ यदि हम दृष्टि डालें तो समुद्र है स्थित है, तो वहाँ से भी वो सुरक्षित उसकी सीमाएं सुरक्षित हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से एक भाग्यशाली देश इसको हम कह सकते हैं। और इसके अलावा जो प्राकृतिक संसाधन है उनका भंडार अमेरिका के अंतर्गत है, जिससे कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है और उसका फ़ायदा उसको उसकी सुरक्षा की दृष्टि से तो रहता ही है और आर्थिक आत्मनिर्भर की दृष्टि से भी उनको बल मिलता है। ये उसके अंतर्गत भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्थिति उसकी है। प्राकृतिक जो साधन है उनके बारे में यदि हम देखें तो प्राकृतिक जो साधन है वो संसाधन है वो काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हैं और आर्थिक उत्पादन, इन कारणों से आर्थिक उत्पादन की मात्रा भी काफ़ी मात्रा में रहती है और इसी कारण से वहाँ की जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी अधिक है अन्य देशों की तुलना में, और इसी वजह से वो अधिक धनवान देशों की श्रेणी में या विकसित देशों की श्रेणी में आता है। सुरक्षात्मक दृष्टि से जो प्रकृति ने उसकी जो लोकेशन बनाई है, उसकी जो स्थिति है वो उससे वो सुरक्षित है पूरी तरीके से, और सैन्य शक्ति की दृष्टि से भी काफ़ी सुरक्षित देश है। वहाँ की जो सेना है, वहाँ का जो नई तकनीक है, वहाँ के जो हथियार वगैरह हैं, तो इन सब की वजह से वो काफ़ी मात्रा में उसके पास में जखीरा है, वो बहुत बड़ी मात्रा में जखीरा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और कहीं भी वो हस्तक्षेप करने की क्षमता भी इसके अंतर्गत रखता है। तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वो एक मजबूत देश कहा जा सकता है। मानवीय स्रोत की दृष्टि से यदि हम देखें तो वहाँ की जो जनसंख्या तो है ही, जनसंख्या तो वहाँ पर है, आकार काफ़ी बड़ा है, पर उसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी बात है वहाँ की जो जनसंख्या वो गुणात्मक दृष्टि से काफ़ी एडवांस है, यानी कि वहाँ पर अशिक्षा कम है, शिक्षित लोग ज़्यादा हैं और विवेकपूर्ण लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर प्रोटेस्टेंट जो लोग वहाँ इंग्लैंड से और यूरोप के देशों से गए थे वो सब जागरूक लोग थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है और साइंटिफिक क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। तो जो वहाँ के जो जिसको कहते हैं रूढ़वादिता की मात्रा वहाँ पर कम है, तो इस वजह से मानवीय स्रोत भी वहाँ पर काफ़ी अच्छा है और गुणात्मक है। तो इसके अलावा जैसे गृह नीति और दबाव गुटों पर हम दृष्टि डालें तो वहाँ की जो गृह नीति का निर्माण होता है तो अमेरिका के जो दबाव गुट हैं उनका प्रभाव उनकी जो नीतियाँ होती हैं उन पर काफ़ी मात्रा में पड़ता है। मनमाने तरीके से कोई भी वहाँ पर नीतियों का निर्माण नहीं कर सकता है, दबाव गुटों के अधीन उन्हें रहना पड़ता है या उनके प्रभाव से इन्फ्लुएंस इनके ऊपर, इनकी नीतियों के ऊपर देखा जा सकता है और उनकी अवहेलना कोई भी सरकार, कोई भी वहाँ का जो अधिकारी या वो जो भी सत्ताधारी है वो उनकी अवहेलना नहीं कर सकता है। उनकी जो मांग है, उनकी जो सोच है, लोगों की सोच है, दबाव समूह के दबाव हैं उनका।
तो संवैधानिक बंधन की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो सरकार के ऊपर काफ़ी जो जो बंधन रहते हैं किसी भी निर्णय को लेने के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि वहाँ की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो रिव्यू करती है किसी भी मैटर को। इसके अलावा जो वहाँ की जो युद्ध या संधि की जो निर्णय लिए जाते हैं, उनकी जो संधि की जाती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की युद्ध के संबंध में या संधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाती है, तो सीनेट के द्वारा स्वीकृति लेनी होती है। सीनेट के से ही उन्हें स्वीकृति लेनी होती है, उस पर निर्भर करता है। तो कोई भी राष्ट्रपति या सत्ताधारी व्यक्ति मनमाने तरीके से कोई निर्णय नहीं ले सकता है। तो इस वजह से वो सोच समझ करके वहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। तो ये संवैधानिक बंधन है, संवैधानिक प्रावधान इस तरीके से वहाँ पर किए हुए हैं। इसके अलावा दलगत नीति के आधार पर यदि हम देखें तो वहाँ की जो नीतियों के निर्धारक जो तत्वों के अंतर्गत दलगत नीति भी उसके अंतर्गत आती है। यदि जब राष्ट्रपति सत्ता में है और उसका बहुमत यदि कांग्रेस में नहीं है, वहाँ की जो कांग्रेस है, संसद है, उसमें नहीं है, तो उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उस कारण से भी वो मनमाने तरीके से निर्णय नहीं ले पाता है और उसके ऊपर डिपेंड कांग्रेस के ऊपर उसे डिपेंड रहना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही अमेरिका की सरकार के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं विदेश नीति के संबंध में। तो जो नीतियाँ बनती हैं उन पर वहाँ की जो मूल भावना है लोगों की, वहाँ की जो संसद है उनकी दलगत नीति है, वहाँ की जो जागरूकता है लोगों की, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके ही विदेश नीति का संचालन या निर्णय या निर्धारण किया जाता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ की जो विदेश नीति है उसका मूल उद्देश्य क्या रहता है। नीति निर्माण करते समय या नीतियों का निर्धारण करते समय क्या उद्देश्य रखा जाता है इसके नीति निर्धारण के अंतर्गत। तो सबसे पहले हर देश की बात है, हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। उसी तरीके से अमेरिका भी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे पहले प्राथमिकता देता है और वो चाहता है कि यूरोप, अफ्रीका और इसके अलावा अन्य जो एशिया वगैरह जो महाद्वीप हैं उनमें शक्ति संतुलन बना रहे और अमेरिका की जो पोजीशन है वो भी स्ट्रॉन्ग बनी रहे। तो शक्ति संतुलन को बल देता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को महत्व देता है, उस पर किसी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा जो वहाँ की जनतंत्र की सुरक्षा रखना भी उसका एक मूल उद्देश्य है। तो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए थे उसमें जो हिटलरशाही है, तानाशाही है, ये वातावरण बना था, तो उसको समाप्त करने के लिए उसने हमेशा युद्ध में पार्टिसिपेट किया है। स्टार्टिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, किंतु लास्ट में जब उसने देखा तानाशाही की जीत हो रही है तो उन्होंने इन विश्व युद्धों के अंतर्गत भाग लिया और उसको जनतंत्र की सुरक्षा के संबंध में जीत दिलाई और उसके पक्ष में लड़ा था। तो इसके अलावा जो तनाव कम करना, शीत युद्ध के दौरान जो दुनिया भर के जो विवाद उत्पन्न हुए थे, तनाव उत्पन्न हुए थे, तो प्रयास ये रहा कि किसी तरीके से तनाव को कम किया जाए और इसके लिए NPT संधि करना, वार्ता करना, साल्ट वार्ताएं करना, स्टार्ट वार्ताएं संधियां करना, ये सारी चीज़ें इस बीच में ये शांति बनाए रखने के लिए या शीत युद्ध को कम करने के लिए प्रयास किया गया था। और विश्व शांति को बनाए रखना, क्योंकि इस विश्व शांति के अंतर्गत सभी देशों का अपना हित होता है, तो उसको भी बनाए रखना भी इसका एक उद्देश्य रहा है अपनी विदेश नीति का निर्धारण करते समय। तो विश्व शांति को भी ये बल देता है। इसके अलावा जो शुरू से लेकर 1950 से यदि हम दृष्टि डालें तो उसका हमेशा ये प्रयास रहा है कि साम्यवाद का विरोध किया जाए या साम्यवाद का निरोध किया जाए, उसको किसी भी तरीके से विश्व स्तर पर बढ़ने नहीं दिया जाना चाहिए। ये इसका मूल उद्देश्य स्टार्टिंग में रहा था और अब वर्तमान में भी ये इस तरीके की इस पर जोर देता है कि साम्यवाद को अधिक से कम बढ़ने दिया जाए और उनको सीमित किया जाए। तो और इसी वजह से साम्यवाद को रोकने की वजह से ही एक लंबे समय तक जो शीत युद्ध की अवधारणा चली थी विश्व स्तर पर, वो साम्यवाद को रोकने के संबंध में ही ज़्यादा थी। वर्तमान में 2001 के बाद में यदि हम दृष्टि डालें तो उसकी नीति में थोड़ा सा परिवर्तन आया और अब उसने आतंकवाद उन्मूलन
करने के लिए अपनी नीति को जोर देने लग गया है कि विश्व स्तर पे से आतंकवाद को ख़त्म या समाप्त किया जाए, क्योंकि उससे जो विकसित देश हैं, अन्य जो देश हैं, वहाँ पर अव्यवस्था फैलती है और तोड़फोड़ होती है। इसके अलावा जो संपत्ति को नुकसान होता है, जनहानि होती है और अव्यवस्था फैलती है, विश्व स्तर पर अशांति का वातावरण बनता है। तो जो आतंकवाद है उसको ख़त्म किया जाए, और इसी के तहत उसने बिन लादेन को समाप्त करना, बगदादी को समाप्त करना, ये बड़े बड़े जो आतंकवादी संगठन हैं उनको समाप्त करने पर जोर लगाया हुआ है। तो इस तरीके से उसकी विदेश नीति के मूल उद्देश्य रहते हैं। आज इतना ही, बाकी का आगे। धन्यवाद।